सभी को नमस्ते। नमस्ते मैं मैम। अभी नमस्ते जी। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। नमस्ते। नमस्ते। दिख रही है स्क्रीन सभी को? यस मैम। कल हमने त्रासदी के कथानक पर बात शुरू कर ली थी। आज हम उसी में आगे बढ़ते हैं और अंतिम बिंदु जो कल किया था हमने त्रासदी के कथानक के संदर्भ में, उसको वहीं से शुरू करते हैं। त्रासदी के अंग बताते हुए अरस्तु ने सबसे महत्वपूर्ण अंग या तत्व बताया है त्रासदी का कथानक, और कथानक के विषय में उसने कई बातें कही। कथानक कैसा होना चाहिए, ये सब बातें कहते हुए उसने कई उदाहरण भी दिए कि जैसे मान लीजिए दंत कथा मूलक कथानक होगा तो कैसे कथानक की मैं बात कह रहा हूँ, इतिहास मूलक होगा तो कैसे कथानक की बात कह रहा हूँ, ये सब बातें। अ, कोई मैसेज भी कर रहा है मुझे बीच में। देखिए तो ग्रुप में कोई मैसेज आ रहा है क्या? एडमिट होना चाहता है कोई क्या? चलिए, असल में जब मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं देख नहीं पाती हूँ कि कौन एंटर करना चाह रहा है क्लास को, तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आ जाएं पहले 15 मिनट में सभी लोग। मैम ये स्टार्टिंग की है, खुशबू पहले इन होना चाहती थी, वो हो गई है। अच्छा हो मैम गया। किसी ने कुछ मैम शेयर किया है वो पोस्टर। अच्छा, पोस्ट शेयर, ठीक है। तो अरस्तु ने जो कथानक के बारे में बातें लिखी वो बिंदुवार ढंग से सारी चीजें कथानक में क्या क्या होना चाहिए ये बताया। और कथानक इतना महत्वपूर्ण है, ये अरस्तु ने कहा, कि जितने चरित्र भी नहीं है एक त्रासदी के लिए। और उसी के संदर्भ में मैंने आपको बताया कि आ, जैसे उन्होंने अपने समय के नाटकों का उदाहरण दिया था कथानक के संदर्भ में, मैं आपको अभी की फिल्मों का या नाटकों का उदाहरण दे रही हूँ। और उसके संदर्भ में मैंने आपसे कहा भी कि एक दो फिल्में आप देखिए ताकि त्रासदी क्या है ये आप अच्छे से समझ सकें। इस संदर्भ में मैंने आपको शेक्सपियर के दो नाटकों ओथेलो और मैकबेथ के फिल्म रूपांतरण ओंकारा और मकबूल, इस रूप में दो रूपांतरित हुए हैं ये नाटक। तो इनको जरूर देख लीजिए, आजकल सब कुछ उपलब्ध है यूट्यूब पर, आराम से आप देख सकते हैं। दोनों फिल्में आप देख लीजिए ताकि त्रासदी क्या होती है, वास्तविक त्रासदी खुद भी हो सकता है कि कोई ओथेलो वास्तविक नाटक शूट किया हुआ कहीं पर यूट्यूब पे उपलब्ध हो, या कहानी तो आपको मिल ही जाएगी। कहानी नरेशन के साथ कि क्या हुआ इस नाटक में, क्या हुआ, ऐसे करके पूरी कहानी एक हिंदी में मैंने देखा था कि वो लिंक भी था, अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं भेज दूंगी क्लासरूम पर, कि ओथेलो की कहानी आप सुन सकते हैं, मैकबेथ की कहानी आप सुन सकते हैं। तो ये दो तीन कहानियां आप सुन लीजिए जिससे आपको त्रासदी का अंदाजा हो जाए कि वो कैसे कथानक की बात कर रहे हैं। इन्होंने कथानक के संदर्भ में कहा कि कहाँ से विषय उठाए जा सकते हैं, तो इन्होंने कहा कि दंत कथा मूलक, लोक कथाएं, कल्पना मूलक या इतिहास मूलक, ये तीन तरह की कथाएं ली जा सकती हैं। फिर संगठन के संदर्भ में बताया कि आदि मध्य अंत, जैसे हमारे यहाँ पांच अवस्थाएं मानी गई हैं नाटक की, ठीक वैसे ही आदि मध्य अंत करके पश्चिमी नाटककारों ने भी ये अवस्थाएं मानी है कि ये तीन अवस्थाएं उसके अंदर होनी चाहिए। और एक निश्चित आकार होना चाहिए ताकि मंच पर अभिनीत होते हुए नाटक को सामने बैठा प्रेक्षक जो है वो पूरी तरह से देख पाए पूरे दृश्य को। और जब वो नाटक देख रहा हो तो उसकी अवधि नाटक की इतनी लंबी होनी चाहिए कि एक ही सिटिंग में एक ही बार बैठकर वो पूरे नाटक को देख ले। यानी कि सुबह से लेकर शाम तक अगर नाटक है तो वो देख सकता है, लेकिन अगर 5-7 दिन का नाटक है तो उसे उठ उठ कर जाना पड़ेगा अपनी सीट से। और वो जब उठ कर जाएगा तो नाटक का जो प्रभाव होता है, अंतिम प्रभाव, और उसमें जो एक तांता होती है और एक एक ही बार में
सीक्वेंस में सारी घटनाओं को देखना, अपने अ, मनोभावों के चरम पे पहुंचना और फिर उनका निस्तारण हो जाना, ये एक साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उत्तेजित हुए, आपके मनोविकार जागृत हुए, उद्रेक हुआ उनका, और फिर आप अपने थोड़ी देर के लिए उस फिल्म को या सीरियल को बंद करके आप फिर अपने जीवन के कार्यकलाप में लग गए, और फिर आपके अंदर जो भावनाएं जागृत हुई थी वो कहीं आपके अंदर ही वो अम, रुकी हुई रह गई, या उनका शमन हो गया अपने आप ही अपने कार्यकलाप में लगकर। आपको समय मिला तो आपने सीरियल का अगला एपिसोड देखा, और फिर नहीं तो नहीं देखा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अरस्तु का मानना था कि नाटक जो है उसकी अवधि और उसकी प्रेक्षणीयता जो है उसका एक निश्चित आकार होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने कहा कि नाटक सबके लिए है, सब लोग उसे देख सकते हैं। कोई भी विषय हो सकता है उसका, लेकिन उसका आदि मध्य अंत, उसका आरंभ चरम समस्या का और उसका अंत ऐसे होना चाहिए कि एक ही बार में कोई व्यक्ति देख ले, और एक जिस जगह से वो देख रहा है वहां से उसे सब तरह की घटनाएं, सारे दृश्य उसे अच्छे से नजर आए। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि सारी घटनाओं में अनविति होनी चाहिए। अनविति का मतलब है कि जोड़ ऐसा होना चाहिए, एडिटिंग उसकी ऐसी होनी चाहिए, कहानी में उनकी उनको ऐसे संबद्ध करके दिखाया जाना चाहिए कहानी से कि एक भी घटना या एक भी दृश्य को अगर हम कहानी से निकाल दें तो कहानी बिखर जाए। मतलब इतना इम्पोर्टेंट कोई सीन है तभी उसको कहानी में रखा जाए, और अगर गैर जरूरी कोई ऐसे दृश्य या घटनाएं हैं तो उनको कहानी में नहीं रखना चाहिए, उनको बाहर निकाल देना चाहिए। तो कथानक अपने आप में पूर्ण हो, कथानक गंभीर हो, कथानक एक निश्चित अवधि वाला हो, कथानक की प्रेक्षणीयता के लिए उसका आकार निश्चित हो, और उसके साथ साथ फिर उन्होंने एक अंतिम बिंदु जो कल हमने डिस्कस किया कि उसमें अप्रत्याशा या संभाव्यता का गुण हो। यानी जो होने वाला है आगे उसका अंदाजा आप न लगा पाए, ऐसा होना चाहिए, जिसके बारे में हम लोगों ने कल चर्चा भी की थी कि सस्पेंस या मिस्ट्री घटनाओं के अंदर ऐसी होनी चाहिए कि आपकी जिज्ञासा जुड़ी रहे नाटक को देखने के लिए, आदि से लेकर अंत तक। आप एक बार भी बीच में नहीं सोच पाए कि ऐसा होगा, शायद ऐसा होगा। अगर आपके मन में अनुमान भी हो तो उस अनुमान से अलग कुछ घटनाक्रम ऐसा निकले कि आपके मन में आकस्मिकता का बोध हो और उसका आनंद आप ले पाए। तो क्योंकि उनका कहना था कि वास्तविक जीवन में भी घटनाएं ऐसी ही होती हैं, जो जैसा जीवन चल रहा होता है उसका अनुमान हम सभी चीजों का पहले नहीं लगा पाते हैं। कभी कभी बहुत आकस्मिक घटनाएं, और खास करके जब कोई हीरोइक कथाएं सामने आती हैं जीवन के संदर्भ में भी, तो हम देखते हैं कि घटनाक्रम कुछ ऐसे मोड़ लेता है कि जिसका अनुमान पहले से लोगों के लिए लगाना बहुत कठिन होता है। तो ये कहते हुए उन्होंने कि वास्तविक जीवन में ऐसा होता है, इसलिए ऐसा होना चाहिए। और उसके साथ उन्होंने कहा कि कौतूहल सृष्टि होनी चाहिए। इसके बाद इन्होंने सीधे कथानक के भेदों पर आ गए, और कथानक के भेदों में इन्होंने सरल और जटिल, ये दो तरह के कथानक बताए। अब सरल और जटिल के संदर्भ में थोड़ा सा ये जान लें। इसमें एक इन्होंने स्थिति विपर्यय और अम, भाग्य विपर्यय जैसी दो शब्दों का इस्तेमाल किया है। स्थिति विपर्यय मतलब अम, जैसा सामान्य स्थिति नायक की चल रही होती है, जैसा उसका चरित्र होता है, जैसे उसके जीवन की परिस्थितियां होती हैं, अगर वो सौभाग्य उसका दिख रहा है, लग रहा है कि उसके जीवन में सब कुछ ठीक है, तो ऐसी कोई घटना उसके अंदर घटे कि वो उसका सौभाग्य दुर्भाग्य में तब्दील हो जाए, या ऐसा हो कि वो अगर बहुत कष्ट में है, बहुत संघर्ष कर रहा है जीवन से, तो ऐसा कुछ उसके जीवन में हो कि उसका भाग्य परिवर्तित हो जाए, उसकी स्थितियां परिवर्तित हो जाएं, और उसके लिए चीजें, संघर्षों के हल निकालना आसान हो जाए। तो सरल और जटिल दो इन्होंने कथानक के भेद दिए, और कहा कि
ऐसा कथानक जिसमें भाग्य परिवर्तन या स्थिति में विपर्य किसी अभिज्ञान या ऐसे किसी साधन के बगैर हो जाए, जिसको देखकर कुछ याद आए या कुछ ऐसा हो कि पहले कोई घटना घटी है वो याद आ जाए। अभिज्ञान, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, आप सभी लोगों ने नाटक का नाम सुना होगा, उसमें एक अभिज्ञान की बात है कि शकुंतला और दुष्यंत का विवाह होता है और वहां पर वो केवल वही जानते हैं इस विवाह को। लेकिन जब वो पुत्र उत्पत्ति के बाद दुष्यंत छोड़ के चला जाता है शकुंतला को, तो बहुत सालों के बाद शकुंतला मिलने के लिए जाती है। पुत्र उत्पत्ति मतलब वो गर्भवती होती है और तब वो मिलने के लिए जाती है, तो दुष्यंत के द्वारा दी गई अंगूठी को वो खो देती है। जल में उसकी नाव से पार करते हुए नदी को उसकी अंगूठी गिर जाती है। और दुष्यंत ने उसे कहा होता है कि ये जब मैं तुम ये मेरी निशानी है और तुम जब भी चाहो, ये साधन है तुम्हारे मेरे बीच के संबंध का, ये एक सूत्र है, ये निशानी है। और वो उससे खो जाती है वो अंगूठी, और जब वो राज दरबार में पहुंचती है दुष्यंत के पास मिलने के लिए, तो दुष्यंत की स्मृति लोप हो चुका है। वो शकुंतला को पहचान नहीं पाता है और वो कहता है कि अच्छा, अगर तुम्हारे पास निशानी है कोई तो दिखाओ। लोग कहते हैं कि अगर तुम इनकी पत्नी हो तो दिखाओ कि कैसे तुम साबित कर सकती हो कि कोई संबंध है तुम्हारा दुष्यंत के साथ। तो वो अंगूठी क्योंकि खो गई है वो दिखा नहीं पाती है और उसकी बात पर विश्वास नहीं किया जाता है। लेकिन किसी एक दिन मछुआरा आकर मछली के पेट से अंगूठी निकली है ये देखकर कि दुष्यंत की अंगूठी है, लौटा देता है आकर दुष्यंत को। और उसको देखते ही शकुंतला के संदर्भ में सारी स्मृतियां जागृत हो जाती हैं दुष्यंत के मन में। ये जो अंगूठी है ये अभिज्ञान है, याद आ जाना। इसको दो शब्दों से इन्होंने अभेद किया अरस्तु ने। एक को कहा पेरिपीशिया, रिवर्सल ऑफ सिचुएशन, मतलब स्थिति विपर्य या भाग्य विपर्य को उन्होंने एक नाम दिया पेरिपीशिया। ये कुछ वर्ड्स है, ये कुछ शब्द विशेष जो उन्होंने दिए हैं वो आप नोट कर लीजिए। ये अंग्रेजी में अनुवाद हुए, फिर ग्रीक भाषा के भी शब्द हैं और अंग्रेजी में भी अनुदित हुए और फिर हिंदी में आए, तो हमने उसको स्थिति विपर्य या भाग्य विपर्य नाम दिया। और उस भाग्य विपर्य का निदान जो है या भाग्य विपर्य या स्थिति विपर्य, अगर सौभाग्य है तो दुर्भाग्य, दुर्भाग्य है तो सौभाग्य, बदल जाना स्थितियों का, उलट जाना स्थितियों का या भाग्य का उलट जाना, इसको उन्होंने पेरिपीशिया या रिवर्सल ऑफ सिचुएशन कहा। और दूसरा जो है अभिज्ञान, जिससे स्थिति विपर्य का निदान निकल सकता है, उसको इन्होंने एंग एंगोरेसिस कहा। ये एन जो है एग्नोरिसिस भी इसको कहते हैं लोग, एंगोरेसिस भी कहते हैं, क्योंकि एक एन इसमें से साइलेंट हो जाता है। एंगोरेसिस या एग्नोरेसिस, ठीक है। तो ये रिकॉग्निशन यानी याद आ जाना, फिर से जो चीजें हम भूल गए या जो निदान हम भूल गए, उसका याद आ जाना, उसको इन्होंने एंगोरेसिस या इग्नोरेसिस कहा। और दूसरा है परपीशिया यानी रिवर्सल ऑफ सिचुएशन। ये इन्होंने कहा कि जहां पर स्थिति स्थिति विपर्य होगा ही, ये उन्होंने कहा कि एक अच्छी त्रासदी में या एक त्रासदी में स्थिति विपर्य जरूर होगा, या तो सौभाग्य से दुर्भाग्य की ओर या दुर्भाग्य से सौभाग्य की ओर। इस स्थिति विपर्य में अभिज्ञान होगा कि नहीं होगा, इस पर इन्होंने चर्चा की, इसके आधार पर भेद कर दिया। अभिज्ञान के बगैर ही अगर स्थिति विपर्य हो जाएगा या उसका निदान हो जाएगा तो उसको उन्होंने सरल त्रासदी कहा। और जिसमें किसी अभिज्ञान की जरूरत पड़े स्थिति विपर्य के लिए या स्थिति विपर्य के निदान के लिए, उसको उन्होंने जटिल कथानक कहा। तो ये दो भेद बताए। समझ में आई ये बात आप सभी को? यस सीधे सीधे मैम। सीधे सीधे नियम बता दिए उन्होंने, बस इसमें जो छोटी छोटी शब्द दिए हैं, संकल्पनाएं, वो आपको याद रखने की जरूरत है अपने उत्तर में लिखने के लिए। फिर इन्होंने कहा कि कथानक में अ, जितना कोई भी उपाख्यान या होता है या कोई भी कहानी होती है, उसमें
जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं केवल उन्हीं को शामिल किया जाना चाहिए। उसके अतिरिक्त बेकार की घटनाओं को शामिल नहीं किया जाना चाहिए, ताकि कथानक में कसाव बना रहे। और एक उपसंहार भी होना चाहिए, मतलब निष्कर्ष रूप में, जब या तो नायक का पतन हो गया किसी अपने चारित्रिक दोष के कारण, किसी एक भाग्य विपर्य के कारण, या उसने अपनी समस्याओं का कोई हल निकाल लिया, त्रासदी यहाँ जाकर अंत होती है। और जब अंत होता है उसका उसका निष्कर्ष किसी एक अ, किसी किसी एक शिक्षा के रूप में, या किसी एक सामाजिक परिस्थिति या संघर्ष की परिस्थिति के निदान के रूप में सामने आना चाहिए। यानी कि कहानी में जैसे एक परिणति पूर्णता की बात की थी, और हमने कहा था कि एक निश्चित आयाम होना चाहिए त्रासदी का। निश्चित आयाम का अर्थ ये है कि कहानी में क्या समस्या थी, और कहाँ उसका निदान मिला, कहाँ जाकर अंत हुआ, और उससे कुछ एक बोध आप पाठक के मन में या प्रेक्षक के मन में जागृत हो। इससे संबंधित कोई उपसंहार जैसा चीज जरूर होनी चाहिए, किसी भी रूप में हो सकती है। ये आ, नायक की परिणति के रूप में स्पष्ट दिख जाए त्रासदी में, ये भी हो सकता है, या किसी गीत के माध्यम से भी हो सकता है। यानी कि जैसे हम कभी कभी नरेशन देखते हैं किसी कहानी में। आपने दंगल फिल्म देखी होगी तो आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति है जो पूरी कहानी में नरेशन कर रहा है, पीछे सुना रहा है जैसे कहानी, और अंत जाकर कहाँ पर होता है, ये भी वो अंत में भी कुछ बोलता है। यहाँ पर नरेशन की बात तो नहीं कर रहे हैं, सूत्रधार की जरूरत तो महसूस नहीं करते हैं अरस्तू, और वो कहते हैं कि सूत्रधार की जरूरत नहीं होती, घटनाएं अपने आप में पूर्ण होनी चाहिए। तो या तो घटनाक्रम कुछ ऐसा हो कि अंतिम घटना जो है उपसंहार के रूप में दिखाई दे, या कोई वृंदगान या समूह गान ऐसा हो जो एक पात्र की तरह अभिव्यक्त कर सके कि कहानी का उद्देश्य क्या था बताना। तो ये दो बातें इन्होंने त्रासदी के कथानक के संदर्भ में और कही कि उपसंहार और वृंदगान का महत्व। वृंदगान बीच बीच में या समूह गान बीच बीच में भी आएगा, जहां जहां कहानी में कनेक्शन नहीं दिखेगा घटनाओं के बीच में, उनको जोड़ने के लिए भी वृंदगान का इस्तेमाल किया जाएगा। चरित्रों के मन के उद्वेलन को स्पष्ट करने के लिए भी वृंदगान का इस्तेमाल किया जाएगा। आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि बहुत बार सिचुएशंस ऐसी होती है कि घटनाक्रम चल रहा होता है, लेकिन मन में जो चल रहा है नायक या नायिका के, वो गीत में बताया जाता है। उनके मन की भावनाएं क्या है, उनका मूड क्या है इस वक्त, उनके मन में क्या उद्वेलन चल रहा है, ये सब द्वंद्व जो चल रहे हैं, दुविधाएं जो चल रही हैं, परिस्थिति की जटिलता क्या है, ये सब है। तो ठीक वैसा ही महत्व यहाँ पर विंदगान का अरस्तु ने बताया, और कहा कि बीच बीच में तो इस्तेमाल होगा ही, उपसंहार में भी ये इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर त्रासदी की अ, जो भाग हैं, उसको दो भागों में त्रासदी को बांटा, कि एक तो जब कहानी को खोल रहा है कोई नाटककार, पात्रों का परिचय दे रहा है, आ, वहां से लेकर चरम तक, कहानी की मूल समस्या तक एक भाग हो गया। और वहां पर संघर्ष से लेकर संघर्ष के अंत तक, यानी कि नाटक के अंत तक या फिल्म के अंत तक, एक दूसरा भाग हो गया। दो भाग होते हैं, आपने फिल्मों में भी देखा ही होगा। पहले इंट्रोडक्शन होता है पात्रों का, आप देखते हैं कि शुरू में कोई घटना के माध्यम से या किसी एक चरित्र के माध्यम से धीरे धीरे कहानी अपने आप को खोलती है। अपने अंदर के पात्रों को संवृत होते हैं, वहां पर छिपे हुए होते हैं पात्र और घटनाएं, और कहानी अभी छिपी हुई होती है। धीरे धीरे कहानी डेवलप होती है, और उस कहानी के डेवलप होने के बीच में पात्रों का परिचय, उनका चरित्र निर्माण, घटनाओं का परिचय, और उनके बीच में परिस्थितियों की जटिलता जो भी है, वो आपके सामने आती जाती है। तो इसको संवृत्ति से लेकर क्लाइमेक्स यानी चरम तक बताया पहला भाग। और दूसरा, जब पूरी तरह से घटनाएं खुल चुकी हैं आपके सामने, पात्रों के चरित्र पूरी तरह से स्पष्ट हो चुके हैं, कौन अच्छा व्यक्ति है, कौन बुरा व्यक्ति है, किसका किससे क्या संबंध है,
कौन किसके रास्ते में बाधा अटका सकता है, कौन विलेन है, ये सब चीजें जब आपके सामने पूरा सीन आपके सामने स्पष्ट होता है, कहानी का क्या मूल जो कथ्य है, या कहानी किस संघर्ष से आपको रूबरू कराना चाहती है, सब कुछ जब खुल जाता है आपके सामने, उसको उन्होंने विवृति कहा। विवृति पूरी तरह से विवृत, पूरी तरह से विस्तृत हो गई कहानी आपके सामने। पहले समृद्ध थी, आपको कुछ नहीं मालूम था, छिपी हुई थी कहानी, संकुचित थी, पात्र आपको दिख नहीं रहे थे। धीरे धीरे जब आपको पात्र दिखने शुरू हो जाते हैं, कहानी खुल जाती है आपके सामने, उसको विवृति कहा। तो समृद्धि से क्लाइमेक्स तक और विवृति से क्लाइमेक्स के बाद पूरी कहानी जब विस्तृत रूप में खुल गई, और फिर क्लाइमेक्स का जब निवारण हुआ, निदान हुआ, अंत हुआ, उपसंहार हुआ, वहां तक कहानी के दो हिस्से, त्रासदी के दो भाग अरस्तू ने बताए हैं। फिर कौन कौन सी स्थितियां इसमें दिखाना जरूरी है त्रासदी, अच्छी त्रासदी में अरस्तु ने ये भी बताया कि कौन कौन सी स्थितियां दिखाएगा नाटककार। तो उन स्थितियों को भी उन्होंने रेखांकित कर दिया और बताया कि जो ऐसी स्थितियां जरूर उत्पन्न करे नाटककार या त्रासदीकार, जिससे करुणा और त्रास उत्पन्न हो प्रेक्षक के मन में, दया आए किसी पात्र के प्रति, त्रास भय उत्पन्न हो उसके भविष्य को लेकर या उसकी परिणति को लेकर, ये आ, होना बहुत जरूरी है। तभी अ, वास्तविक जीवन जैसे परेशानियों को देख पाएगा और अपने आप को जोड़ पाएगा कोई भी प्रेक्षक नाटक के साथ। तो कर्ता ऐसा जरूर हो कि जो नायक है या जो कर्ता है नाटक के अंदर, या मुख्य पात्र है जो नाटक के अंदर, वो कोई कार्य करना चाहता है लेकिन वो कार्य करने में असमर्थ है। कार्य बहुत जटिल है, परिस्थितियां बहुत जटिल हैं, वो करने में वो असमर्थ हो, ऐसा दिखाया जाना चाहिए। फिर जो भी कार्य वो करता है वो अपने विवेक और समझ के अनुसार जानबूझकर कर रहा हो, मतलब उसको सारी परिस्थितियों का ज्ञान हो, जटिलता उसके अंदर ऐसी उत्पन्न हो कि कार्य उसे करना है, वो कर नहीं पा रहा है, वो करता है तो उसको सही गलत के बीच में चुनाव करना होता है, और जो भी वो करता है उसके सामने सारी स्थितियां स्पष्ट होती हैं, वो जानबूझकर अपने विवेक से सारे काम करता है। और उस समय ऐसा लगे कि वो जो जो कुछ भी था उसे स्पष्ट रूप से पता था, और वो अपने अपने विवेक से निर्णय लेकर वो काम कर रहा था, लेकिन जब घटनाक्रम आगे बढ़े तो पता चले कि ऐसा कोई पक्ष उसके देखने से छूट गया जिससे बाद में उसे नुकसान हुआ। अब इसका ये थोड़ी बातें उदाहरणों के साथ स्पष्ट होती हैं। जैसे नायक अपने आप किसी की, जैसे कल इडिपस की का उदाहरण मैंने आपको दिया था, या किसी हिंदी फिल्म का ही उदाहरण ले लेते हैं कि उसे बाद में ये पता चले कि सत्य का उद्घाटन हो उसके सामने, जब कि ये मुझसे गलत हो गया या अनजाने में मैंने ऐसा काम कर दिया। उस समय तक तो वो उस कार्य का औचित्य नजर आए, लेकिन बाद में वो काम अनुचित जान पड़े या गलत जान पड़े, और इससे एक तरह का द्वंद्व, उद्वेलन या दुविधा की स्थिति नायक के मन में उत्पन्न हो, कष्ट उत्पन्न हो, पीड़ा उत्पन्न हो, ये त्रासदी के लिए जरूरी है ये स्थितियां आना। तो करुणा और त्रास उत्पन्न हो, कर्ता कार्य करने में सक्षम हो, लेकिन वो परिस्थितिवश या अपने किसी चारित्रिक दोषवश करने में असमर्थ हो जाए। फिर कार्य वो सारी परिस्थितियों को, सारे पक्षों को ध्यान में रखकर करे, लेकिन उसके बाद भी उसका काम आगे के घटनाक्रम से साबित हो जाए कि उसने गलत कर दिया, और इससे उसको एक तरह का ग्लानि बोध हो, या उसका पतन हो, या आ, पतन होने के बावजूद उसके चरित्र के आदर्श जो हैं वो स्थापित हो सके। ये त्रासदी में होना जरूरी है। या घटनाएं ऐसी हो कि वो बहुत कष्ट से गुजर कर किसी सौभाग्य की प्राप्ति करे, ये दोनों तरह की त्रासदियां स्वीकार की अरस्तु ने।
ये पूरी कथानक के संदर्भ में हमने एक बात की। तो इसमें जो जो कथानक के लिए जरूरी बातें बताई अरस्तु ने, वो है स्थितियां, कथानक के भाग, कथानक के अंग, कथानक के भेद, अ, कथानक में घटनाओं की एकता, घटना के यान्विति, संभाव्यता या सस्पेंस, फिर विस्तार कथानक का, उसका निश्चित आकार, उसका संगठन आदि मध्य और अंत को लेकर, और फिर विषय कहाँ से आए, विषय का स्रोत क्या हो, और त्रासदी की परिभाषा में जो तीन महत्वपूर्ण विशेषताएं बताई गई कि वो गंभीर हो कथानक, स्वतः पूर्ण हो, और एक निश्चित आयाम से युक्त हो। ये तीन जो विशेषताएं बताई, इन्हीं को अपने द्वारा बताए गए सभी बिंदुओं में विस्तार से विवेचित किया है अरस्तु ने कथानक के अंतर्गत। समझ में आया सभी को ये? जी मैम। कठिन नहीं है समझने के लिए, लेकिन आपको ये सब कुछ याद भी रखना है कि ये क्या है। अब इसी के आधार पर चरित्र चित्रण पर हम चलते हैं। कथानक पर इतना विस्तार से बता दिया अरस्तु ने कि चरित्र चित्रण की भी बहुत सारी बातें कथानक में मिल गई हमें। तो जैसे उन्होंने कहा कि दंत कथा मूलक या काल्पनिक या ऐतिहासिक पात्र हो सकता है त्रासदी का नायक, या त्रासदी का कथानक। उन्होंने कहा, वैसे ही उन्होंने कहा कि नायक भी या चरित्र भी जो उसके अंदर अपनाए जाएं, वो लोक कथाओं से आ सकते हैं, या अम, ऐतिहासिक हो सकते हैं, या धार्मिक कोई हो सकते हैं, या काल्पनिक भी हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने मूल रूप से जो भी पात्र, ये कहा कि अच्छा होना चाहिए वो पात्र, नैतिक होना चाहिए, नैतिक उद्देश्यों को व्यक्त करने वाला होना चाहिए, उसके कार्यकलाप से, उसके रूप से, उसके व्यवहार से प्रभावित हो पाठक या प्रेक्षक। और वो जब बात करे या जो कोई काम करे, वो उसके जो अभिजात्यता है उसकी, उसको अभिव्यक्त करने वाला होना चाहिए। लेकिन अम, ऐसा काम अगर कोई स्त्री या कोई दास भी करता है तो भी उसको चरित्र, मुख्य चरित्र बनाया जा सकता है। ये उन्होंने कहा कि अगर होना नहीं चाहिए, अभिजात्य होना चाहिए, पुरुष होना चाहिए। लेकिन अगर कोई स्त्री या कोई दास ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करता है, कोई ऐसा जो जीवन में किसी ने कभी ना देखा हो, तो उसको भी अपनाया जा सकता है। लेकिन प्राथमिकता उसको उन्होंने नहीं दी। फिर कथानक, अब इसके बाद जितनी भी चीजें आएंगी वो कथानक के रूप को देखते हुए आ, उनकी व्याख्या करेंगी। जैसे चरित्र का औचित्य जो है वो कथानक के अनुरूप होना चाहिए। मतलब जो कुछ भी उसके अंदर विशेषताएं दिखे, या जो उसका व्यवहार दिखे, या उसके जो चारित्रिक गुण दिखे, वो कथानक के अनुरूप होने चाहिए। और उसके अंदर एक तरह की उस चरित्र निर्माण में ऐसी यथार्थता होनी चाहिए कि वो बिलीवेबल हो, उस पर विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय लगे वो पात्र। यानी कि जो प्रेक्षक या दर्शक या श्रोता उसे देख रहा है या सुन रहा है, वो विश्वास कर पाए कि ऐसा पात्र वास्तव में जीवन में होता है, ऐसा हो सकता है। तभी कोई भी पाठक या दर्शक या श्रोता उसके साथ जुड़ पाएगा, एकात्मीयता अनुभव कर पाएगा, साधारणीकरण तभी संभव हो पाएगा, जिसे हम भारतीय काव्य शास्त्र में साधारणीकरण कहते हैं। वो चरित्र के गुणों को आत्मसात तभी कर पाएगा, या उसके साथ एक जुड़ाव तभी अनुभव कर पाएगा, जब उसे विश्वास होगा कि वास्तविक जीवन में भी ऐसे लोग होते हैं, और उनको ऐसी ऐसी समस्याएं आती हैं, या ऐसी जटिलताएं जीवन में आती हैं। तो बिलीवेबल हो, विश्वसनीय हो, और उसके चरित्र में एक सुसंगति हो। ऐसा नहीं कि उसकी ध्येयष्टि तो एकदम कमजोर व्यक्ति की हो, लेकिन वो कई विलेंस को एक साथ मार रहा हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। या यूं तो वो बहुत ही कोमल स्वभाव वाला है, लेकिन अचानक उसे कभी गुस्सा करते हुए दिखाया गया, ऐसा कि वो गुस्से की सीमा पार
कर दे, तो उसके चरित्र का निर्माण जो किया जाए शुरू से लेकर आखिर तक, एक सुसंगति उसके अंदर रहनी चाहिए, उसके व्यवहार के अंदर, उसके वो जो बात करता है उसके अंदर, और उसकी चारित्रिक गुणों के अंदर। फिर उसके अंदर उसकी आवश्यकता या संभाव्यता का गुण भी उसके चरित्र निर्माण में होना चाहिए। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। उस चरित्र की निहायती जरूरत हो, वहां पर जो घटनाक्रम चल रहा है उसमें संभाव्यता को व्यक्त करने के लिए, आकस्मिकता को व्यक्त करने के लिए, अप्रत्याशा को व्यक्त करने के लिए ऐसे चरित्रों की जरूरत हो। आपने ओंकारा देखी नहीं है, नहीं तो मैं आपको उदाहरण उससे दे सकती थी कि उसके अंदर एक पात्र खलनायक है, वो मित्र है नायक का, उसके अंदर सभी गुण हैं एक मित्र के, लेकिन एक अवगुण भी है कि वो महत्वाकांक्षी बहुत लोग होते हैं, और महत्वाकांक्षा एक अच्छा गुण माना जाता है, लेकिन वो ऐसा महत्वाकांक्षी है कि उसके कारण वो किसी भी हद तक जा सकता है। तो अगर आपको घटनाओं का क्रम ऐसा रखना है कि जिसमें नायक का पतन होना है, तो उसके किसी करीबी व्यक्ति को ऐसा ईर्ष्यालु या महत्वाकांक्षी दिखाना बहुत ही जरूरी है, तब जाकर वो उसके लिए जटिल परिस्थितियां पैदा करेगा। तो ये आवश्यकता के अनुरूप चरित्रों का निर्माण होना चाहिए। सभी चरित्र अच्छे नहीं हो सकते एक कथा में, नायक एक ही हो सकता है, लेकिन आवश्यकता के अनुरूप भी उनकी अच्छाई और बुराई का प्रकट होना जरूरी है। अब एक नायक है और सभी विलेन है, उसके लिए ऐसा भी नहीं हो सकता, समाज में ऐसा होता नहीं है। और समाज में ऐसा भी नहीं होता है कि कोई व्यक्ति पूरी तरह से गलत होता है, उसके अंदर कुछ अच्छाइयां भी होती हैं, और एक आध दोष ऐसा होता है जिसके कारण वो अपने या किसी दूसरे के पतन का कारण बनता है। तो ये संभाव्यता या आकस्मिकता या अप्रत्याशा कूल जाने के लिए या उसको पैदा करने के लिए ऐसे चरित्रों का होना भी जरूरी है जो कथानक के लिए जरूरी है। और एक त्रासदीकार के लिए जरूरी है कि सामान्य व्यक्ति जैसा है, जैसे आप कई बार रामचरितमानस में, राम कथा में आप पढ़ते हैं कि मनुष्य थे राम, तो अब मनुष्य थे, लेकिन उन मनुष्यों में जो मनुष्य उनके आसपास थे उसमें सबसे बेहतर थे, तो इसीलिए हम उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। तो वो हीरोइक इसलिए है क्योंकि सामान्य व्यक्तियों से अलग उसके अंदर कुछ गुण हैं। तो एक चित्रकार की भांति, चित्रकार जैसे आदर्श रूप प्रकृति का प्रस्तुत करता है, वैसे ही एक त्रासदीकार को भी चरित्रों की रचना या चरित्रों का चित्रण ऐसे करना चाहिए कि सामान्य से थोड़े से उच्च स्तर के वो नजर आए हमें, सामान्य से थोड़े बेहतर हो, सामान्य से थोड़ा अधिक गुण उनके अंदर हो, तभी तो हम उनको हीरो मानेंगे, आदर्श मानेंगे, और उनका अनुकरण करने का प्रयास करना करेंगे। भले ही त्रासदी का नायक अंत में पतन का शिकार होता है या अपने किसी छोटे चारित्रिक दोष के कारण उसकी हार हो जाती है, लेकिन फिर भी उसके नायक में वो खासियतें होनी चाहिए, वो नायकत्व होना चाहिए जिसका अनुकरण करने के लिए प्रेरणा मिले प्रेक्षक को। तो एक चित्रकार की भांति उन्होंने कहा कि एक सामान्य से बेहतर की ओर जाने वाला चरित्रों का प्रत्यंकन या चरित्रांकन करने में समर्थ होना चाहिए त्रासदीकार को, चरित्र चित्रण ऐसे वो करे। समझ में आई सभी को बात की? जी मैम। यस मैम। तो कल कल इसको पूरा कर लेंगे। आज 10:50 हो गए हैं, अटेंडेंस ले लीजिए। कल इसको बाकी जो दो तीन छोटे छोटे बिंदु बचे हैं उसके साथ करके त्रासदी के प्रभाव पर भी बात कर लेंगे अंत में। तो कल ये टॉपिक पूरा होगा आपका, और आप अटेंडेंस ले लीजिए। ओके मैम। मैम अटेंडेंस हो गई। हो गई है? चलिए जी, जी धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू मैम। थैंक